Hello, good morning students. Today we will discuss on स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972. ठीक है, 1972 के हमने अभी प्रिंसिपल्स आपको कल डिस्कस किए थे, जिसमें आपके 26 प्रिंसिपल्स थे, जिसमें से हमने आपको सिर्फ 10 अभी तक डिस्कस किए थे. आज हम उसके आगे के 11 से 26 तक हम आपको डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे MCQ हो चाहे आपका थ्योरी आपका सब्जेक्ट हो, वहाँ पे ये लिखने के बारे में आता है. ठीक है, तो आप लॉन्ग में तो या शॉर्ट में तो कुछ 4-5 प्रिंसिपल्स याद करके लिख सकते हैं, लेकिन बाय नंबर. ठीक है, जो सीरीज़ बताई गई है कि 1 पे क्या है, प्रिंसिपल नंबर 1 क्या कहता है, प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कहता है, तो उसी नंबर से ही लिखना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि आपने किसी को भी कोई भी नंबर से उसको अलॉट कर दिया. ठीक है, जो नंबर बताया गया है कि प्रिंसिपल नंबर 1 बताता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, कि आपका जो राइट्स है, ह्यूमन्स को जो राइट्स दिए गए हैं कि वो एक शुद्ध वातावरण में रहे. ठीक है, लेकिन शुद्ध वातावरण कैसे मिलेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी, तो ये ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो जो इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूट होने से बचाए, तभी हमारे इन्वायरमेंट जो है बचा रहेगा, तभी हम उसमें एक शुद्ध वातावरण में हम लोग जी सकेंगे. तो आपका जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है, और यहाँ पर आपका आर्टिकल 14 भी आता है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात हुई. ह्यूमन राइट्स में ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मेंस की ड्यूटी हो गई, वुमेंस की ड्यूटी नहीं है. इसमें क्या है, सबको इक्वल राइट्स दिया गया है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये तो आपका एक मतलब मैंने एग्जाम्पल बताया कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है. ठीक है, ऐसे ही MCQ में पूछ देगा कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल नंबर 1. ठीक है, तो प्रिंसिपल नंबर 1 बताइए, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए. ठीक है, देखिए आगे इसमें आपको जो 11 था, प्रिंसिपल नंबर 11. प्रिंसिपल नंबर 11 कहता है इन्वायरमेंट पॉलिसी. इन्वायरमेंट पॉलिसी की बात हो रही है इसमें. मस्ट नॉट हैम्पर डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसमें जो आपका इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ की बात हो रही है कि ऐसी पॉलिसीज़ तैयार की जाए. ठीक है, नीतियाँ जिसको बोलते हैं नीतियाँ बनाना. ये नीतियाँ कौन बनाएगा, हमारी सरकार बनाएगी, हमारे राज्य बनाएंगे. ठीक है, ताकि वो इन नीतियों से वो हमारे जो हमारे राज्यों में या अदर कंट्रीज़ में जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, या हमारे इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफ़ेक्ट मतलब विपरीत प्रभाव जो पड़ रहा है इन्वायरमेंट पोल्यूशन का, उसको कम किया जा सके. ठीक है, मतलब पॉलिसीज़ का मतलब होता है कुछ नीतियों पे काम करना, कुछ योजनाओं पे काम करना. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पे साथ साथ आना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी. और ये सब पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी, पॉलिसीज़ में क्या होगी, जो आपका इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है और आपका इंडिया है, सब लोग मिल करके क्या करेंगे, एक मीटिंग करेंगे. मीटिंग में क्या डिसाइड होगा, वहाँ पे क्या गाइडलाइंस इशू होंगी, एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा. ठीक है, इसको फिर क्या किया जाएगा, उसका रिजल्ट जो सामने आएगा वो इन्वायरमेंट पे दिखेगा. ठीक है, कि हमने एक पॉलिसीज़ के तहत हमने अपने देश के इन्वायरमेंट को बचाया. ठीक है, फिर आपका आता है 12 नंबर पे डेवलपिंग कंट्री नीड मनी टू डेवलप इन्वायरमेंटल सेफगार्ड. डेवलपिंग कंट्री नीड मनी मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, क्या खर्चे आएंगे उस पर. ठीक है, कितनी आवश्यकता हो सकती है, अगर हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे क्या हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कितना क्या खर्चा कर सकते हैं. तो ठीक है, इसी को बताया गया है. इसको और भी कह सकते हैं प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट. और ये कैसे होगा, तो उस पर जो रिसोर्सेज होंगे, जो अवेलेबल्स होंगे, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या किया जाएगा, ख़रीदा जा सकता है. जैसे कि आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा, वाटर पोल्यूशन पढ़ा, तो कुछ मेजरमेंट्स होते हैं. ठीक है, उस पर खर्चे आते हैं, और ये खर्चा कौन करता है, हमारी सरकार करती है. उसके कंसोलिडेशन फंड से खर्चा किया जाता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी क्या की जाएंगी, खर्चा मतलब जो धन होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है 13 पे दे रखा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग इज़ नीडेड. इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकता के रूप में. मतलब कि है इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो इंटीग्रेटेड होता है कि सबको मिल करके क्या करना है, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकना है. ठीक, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग सबको मिल करके क्या है, प्लानिंग करनी, योजना बनाना है. उस प्लानिंग के तहत ही हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है. ठीक है,
तभी हम लोग, और ये प्लानिंग सभी लोग मिल के बनाएंगे। अब जैसे कि आपके देशों में, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर के कंट्रीज हो, सब लोग सबमिट करते हैं। सबमिट में क्या होती हैं, वार्तालाप होती है, कन्वर्सेशन होता है अदर कंट्रीज़ के साथ। ठीक, जैसे इंडिया वाले, इंडिया में आपके पीएम जी हैं, वो जाते रहते हैं बाहर के देशों में, तो वो इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चाएँ होती हैं कि देश को कैसे और अच्छा बनाया जाए, ठीक है, पोल्यूशन से कैसे बचाया जाए और कैसे डेवलपमेंट किया जाए। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जैसे सोचा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या बताया गया है कि डेवलपमेंट के साथ साथ इकोसिस्टम को भी बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो प्लानिंग बताई जा रही है, ये सब लोग मिल कर के करेंगे। ठीक है, 14 बात करता है रीजनल प्लानिंग शुड रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए अब क्या हो गया, उसी प्लानिंग की बात की गई, प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। अब क्या होगा कि जब प्लानिंग बनेगी, ठीक है, चाहे आपका जो इंटरनेशनली कोई कंट्री हो या आपकी इंडिया हो, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो गया है, तभी तो वो प्लानिंग के तहत ही उसको रिसॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो रैशनल प्लानिंग होती है वो बहुत ज़रूरी है कि अदर कंट्री क्या सोचती है इन्वायरमेंट के बारे में, हमारी क्या सोच है, तो दोनों में क्या है, आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो उसको मिल करके सब लोग फिर बैठ करके क्या करेंगे, उस कॉन्फ्लिक्ट पे हल, अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो ये सब अप्लाई कर कैसे किया जा रहा है, एक प्लानिंग के थ्रू। इसलिए रैशनल प्लानिंग की बहुत ज़रूरी है टू द प्रोटेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है। फिर इसमें आपका 15 बात करता है ह्यूमन सेटलमेंट मस्ट बी प्लान टू एलिमिनेट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ह्यूमन सेटलमेंट की बात हो रही है, मस्ट बी प्लान। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारे अर्बनाइजेशंस हैं या रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है, सब में अलग अलग, मान लीजिए गांव में कम पोल्यूशन है या शहर में ज़्यादा पोल्यूशन है, तो यहाँ पे जो सेटलमेंट्स वगैरह होती हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं एंड अर्बनाइजेशन विद ए व्यू अवॉइडिंग एडवर्स इफेक्ट। मतलब ये ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब ये है कि उनको क्या करना है, सब कुछ जो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, उसको किनारे करते हुए, उसके किनारे कैसे करेंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, वो भी एक सेटलमेंट कैसे होगा, ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब ये एक प्लानिंग के तौर पे किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो जो इन्वायरमेंट रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके ऊपर क्या किया जाएगा, सब लोग मिल करके उस पर एक प्रोजेक्ट क्या तैयार कर सकते हैं, चाहे उस पर कोई भी चीज़ डिज़ाइन की जाएगी कि हम लोग सब लोग कैसे मिल करके उसको रिसॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, ये 15 हो गया आपका। 15 के बाद आता है आपका 16 में बताया गया है गवर्नमेंट शुड प्लान। अब बताया गया गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट शुड प्लान दियर ऑन अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के बारे में, डेमोग्राफिक पॉलिसी जिसको बोलते हैं, क्योंकि आजकल जो पोल्यूशन का जो मेन कारण है वो क्या है, एक है पॉपुलेशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन है, एक्सेसिव पॉपुलेशन की वजह से भी हमारे इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा घर चाहिए, ठीक है, उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उनके अपने अपने कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं। ठीक है, तो इसको भी एक प्लानिंग के तौर पे इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, फिर आपका 17 बात करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट प्लान डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब है कि कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जो हमारे लिए क्या करेंगे, प्लान करेंगे, मैनेज करेंगे, कुछ कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट रिसोर्स को लाएंगे। ठीक है, इन इंस्टीट्यूट का काम क्या होगा कि वो इस पर क्या करेंगे, एक रिसर्च करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट जो आपका इंस्टीट्यूट होगा वो बहुत कुछ इन्वायरमेंट के ऊपर अपनी रिसर्च कर सकता है, रिसोर्स जुटा सकता है कि क्या कैसे प्लान किया जाए, कैसे मैनेज किया जाएगा इस इन्वायरमेंट को, कैसे कंट्रोल किया जाएगा इन्वायरमेंट पोल्यूशन को, उससे संबंधित इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करेगी सरकार। ठीक है, आपका 18 बात करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज टू इन्वायरमेंट। मतलब ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया जाए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज पार्ट ऑफ दियर contribution to economic and social development must be applied identification avoidance and control of environment risk।
मतलब ये है कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे कि पेपर है आपका, पेपर को यूज़ करते हैं। अभी पेपर क्या है, पेड़ों से बनते हैं। ठीक है, पेड़ों की छालों से बनते हैं। अब धीरे धीरे पेड़ ख़त्म होंगे तो क्या है, पेड़ तो ख़त्म होंगे, ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग को जो पेज वगैरह हैं ये भी नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए तैयार करनी है कि ये सब चीज़ें जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बची रहें। ठीक है, फिर इसमें आपका एजुकेशन आता है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताया गया है। जैसे कि आप अभी ये पढ़ रहे हो टॉपिक, तो ये आपको क्या किया जा रहा है, इससे एजुकेट किया जा रहा है। इस टॉपिक पे आपको लर्न कराया जा रहा है, कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, ताकि आपके द्वारा और लोगों को इसकी जानकारी मिले। आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, क्या एक्ट पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस लिए बनाई जाती है, ताकि लोग इसको अवेयर हों। इससे अवेयर होंगे तभी इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन दिस यूएन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972। ठीक है, फिर आपका आता है 20 में है आपका, देखिए 20 बताता है इन्वायरमेंट रिसर्च मस्ट बी प्रमोटेड पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब बताइए, रिसर्च की बात आ गई। अभी एजुकेशन हो रहा था, अब क्या है, एजुकेशन के साथ इस पर डीपली रिसर्च होगी। ठीक है, जब भी रिसर्च होती है, जैसे कि हम लोग एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो इस पर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि ये पोल्यूशन होने का क्या कारण है, इतना धुआं क्यों फैल रहा है, दिल्ली में इतना फॉग क्यों हो रहा है। ये सब क्या है, एक रिसर्च के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, तो रिसर्च फैसिलिटी की बात की गई थी इस यूएन डिक्लेरेशन में। ठीक है, तो रिसर्च की जाएगी। फिर आपका 21 बात करता है स्टेट में एक्सप्लॉइट दियर रिसोर्सेज एज दे विश बट नॉट इंडेंजर अदर्स। मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में, उस दूसरी कंट्री को इससे इफेक्ट ना हो। मान लो हमारे राज्य में अगर समुद्र से तेल निकाला जा रहा है, ठीक है, तो कभी कभी तेल जो होता है पानी में फैल जाता है, तो वो तेल जो है और कंट्री में ना जाके फैल जाए। मतलब हमें अब हमारे देश में अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें दूसरे देश का भी नुकसान करना है। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है, अगर हमारे देश में कुछ भी डिस्ट्रॉय हो रही चीज़ तो ये नहीं करना है कि हमें दूसरे देश की भी चीज़ों को नुकसान पहुँचाना है। ठीक है, मतलब जो वैल्यू होती है अपने देश की वो बरकरार रखनी है। जैसे कि हम लोग अपनी वैल्यू नहीं गिरा सकते, वैसे हम लोग दूसरी कंट्री की भी वैल्यू को बनाए रखना है। ठीक है, फिर 22 आता है इसमें, कंपनसेशन इज ड्यू टू स्टेट थस इन डेंजर। कंपनसेशन की बात की जा रही है कि कोई भी स्टेट अगर ऐसा करता है, जानबूझ के करता है, या मान लीजिए कि लगातार उस स्टेट के द्वारा वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन की वजह से उनकी नदियों से पानी बहता हुआ हमारी नदियों में आ रहा है, हमारे देश के राज्यों में पानी आ रहा है, तो वो क्या है, एक टाइप का ये लोग क्या अगर रोक नहीं रहे हैं उस पर, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने से बचा नहीं रहे हैं कि क्यों हो रहा है, उस पर उपाय नहीं किए जा रहे, तो वहाँ पे जो कंट्रीज़ होती हैं, इंटरनेशनल लॉज रिगार्डिंग जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, उन पर क्या किया जाएगा, विक्टिम ऑफ पोल्यूशन जिसको हानि पहुँचती है। विक्टिम कौन होता है, जो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक, प्रभावित व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, जिसकी वजह से जैसे कि अभी हमारा इंडिया है वो पोल्यूट कर रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से अगर हमारी बाहर की नदियाँ भी इफेक्ट हो रही हैं तो हमारी इंडिया को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, कंपनसेशन देने की बात की गई, जैसे पोल्यूटर पे प्रिंसिपल जो था आपका वो इसी पे बेस्ड था। ठीक है, फिर आपका 23 आता है आपका प्रिंसिपल नंबर 23 है, इसमें बताता है ईच नेशन मस्ट इस्टेब्लिश इट्स ऑन स्टैंडर्ड की बात की जाए, एक मानक तैयार करना, अपने अपने राज्यों में एक हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब है कुछ वैल्यू, सिस्टम ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ को कैसे बरकरार रखा जाएगा कि ये हमारे देश की क्या इसका मायने हैं, और जो जैसे कि आपने एयर पोल्यूशन हमने आपको पढ़ाया था, वाटर पोल्यूशन पढ़ाया था, वहाँ पर भी क्या था कि हर फैक्ट्री को एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन में भी वहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है कि आपकी फैक्ट्री से इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो एक्सेसिव वहाँ पे लिमिट होती है कि इससे एक्सेस नहीं होना चाहिए पोल्यूशन, तो उसी का हर राज्य अपना अपना एक स्टैंडर्ड मानक तैयार कर सकता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है,
फिर आपका 24 आता है, देयर मस्ट बी कोऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल इशूज़। यहाँ पे कोऑपरेशन की बात हो रही है कि सभी कंट्रीज़ को जो इन्वायरमेंट पे जो इश्यूज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट डेंजर हो रहा है, इन्वायरमेंट ख़राब होता जा रहा है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, एक दूसरे की क्या करेंगे, यहाँ पे सब लोग हेल्प करेंगे, कोऑपरेट मतलब सहयोग देना एक दूसरे को, ताकि वो लोग सब लोग मिल करके उस पे अपना एक एक डिसीजन या अपना कोई मेथड है या रेजोल्यूशन जो भी वहाँ पे सामने रखा जाएगा कि ऐसा करके हम अपने देश में पोल्यूशन कम कर सकते हैं, तो सभी लोग मिल के कंट्रीज़ मिल करके क्या करेगी, उस पर अपना एक अभियान चलाएगी। ठीक है, योजना जिसको स्कीम वगैरह कहते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह कहते हैं, या एक्टिविटीज़ को शामिल करें कि कैसे हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जो जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट हो रहा है उसको कैसे पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं, तो उस पर बात की जाएगी। ठीक है, ये 25 बात करता है इस पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शैल हेल्प टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। देखिए इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका क्या काम होगा कि वो सारे लोग मिल करके वो जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, या जो भी उनकी तरफ से जो रोल प्ले किया जाएगा, वो लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेंगे। उनकी तरफ से जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो लोग हमेशा इन्वायरमेंट इम्प्रूव करने पे ही अपनी सलाह देंगे। ठीक है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल करने की बात की गई थी इस डिक्लेरेशन में। ठीक है, फिर 26 आता है आपका लास्ट, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मस्ट बी एलिमिनेटेड। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। अब धीरे धीरे अगर इनको कम नहीं किया गया तो इससे क्या होगा कि बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में कार्बन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जब कार्बन उत्पन्न हो जाएगा तो फिर उससे क्या होगा कि फिर धीरे धीरे जब ये कार्बन ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव क्वांटिटी में कार्बन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, कभी भी उजाला नहीं होगा अपने देश में, बहुत दिनों तक उजाला ही नहीं रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी रोकने का इसमें प्रिंसिपल बताया गया था। ठीक है, तो ये आज आपके यूएन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पे आपके 26 प्रिंसिपल आपकी ख़त्म हो गए हैं। बाकी के जो कॉन्फ्रेंस वगैरह थी उनको हम अगले जो आपका जो लेक्चर बनेगा, वीडियो लेक्चर, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।